थे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इनको स्टडी करने जा रहे हैं। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज। इसकी तीन प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। बच्चों, एक प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं, पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर हम इसमें उस पे आते हैं तो नंबर वन जो हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टीज, ये भी लिक्विड के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। नंबर थ्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम हर एक को डिफाइन करके एक एक एग्जांपल इनकी लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज पे, एडिटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेसिकली नंबर ऑफ एटम एंड काइंड ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, प्रॉपर्टीज which depend upon number and kind of atoms are called additive properties, are called additive प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होगी बच्चों। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कोई एग्जांपल दें तो आपके पास जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास जिसको हम बोलते हैं, मोलर मास बच्चों हर चीज़ का डिफरेंट होता है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे। जैसे बेंजीन का नंबर ऑफ मोलर मास और होगा, ग्लूकोज का मोलर मास और होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट है और काइंड ऑफ एटम भी डिफरेंट है। यानी बेंजीन के अंदर देखें तो कार्बन हाइड्रोजन है, जबकि ग्लूकोज में देखें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ एटम भी चेंज है और उनकी काइंड भी चेंज है कि एक में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और एक में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा है। तो मोलर मास जो है वो आपके पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम पर डिपेंड करे उसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज बच्चों, ये हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड करती हैं। ये अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल उनके ऊपर डिपेंड करेंगी। हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ द एटम, properties which depend upon arrangement of the atom in molecule are called constitutive properties, are called constitutive प्रॉपर्टीज। यानी ये प्रॉपर्टीज अरेंजमेंट ऑफ द एटम के चेंज होने से चेंज हो जाती हैं। जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल करके हम लिखना चाहें तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्या होती है बच्चों, आपने पढ़ा होगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, या आप समझ लें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आपने पढ़ा होगा। तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करता है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करे उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली
अरेंजमेंट ऑफ द एटम पे डिपेंड कर रही होती है उस मालिक्यूल में, इसलिए इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ वो कहलाती हैं, ये लिक्विड के अंदर पाई जाती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ बेसिकली मोलर मास है, जैसे डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं तो उनके मोलर मासेस डिफरेंट हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ एटम भी डिफरेंट है और उनके अंदर काइंड ऑफ एटम भी डिफरेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं हम, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करें लेकिन नेचर ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड ना करें, उन प्रॉपर्टीज़ को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, अगर एक मोल है तो उसका मोलर वॉल्यूम फिक्स है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये मोलर वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि एक मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, तो वो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन उनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि गैस मीथेन थी या हाइड्रोजन थी या नाइट्रोजन थी। बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड ना करें बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, उनको हम नाम देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। जैसे इसकी डेफिनेशन होगी, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द nature of particles are called colligative properties, are called colligative properties। ऐसी प्रॉपर्टीज जो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान सी एग्जांपल दूं तो मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास है। वैसे इसके अलावा और क्या हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं, बेशुमार एग्जांपल है हमारे पास। तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसी के एग्जांपल में आ जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास चंद प्रॉपर्टीज़ फिर एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ। बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और काइंड ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। जैसे मैंने कहा था कि बेंजीन है और हमारे पास ग्लूकोज है, इनके मोलर मासेस चेंज हैं। वजह यह है कि इनके अंदर एक तो नंबर ऑफ एटम चेंज है, दूसरा दोनों के अंदर एक जैसे एटम नहीं है, एक में कार्बन हाइड्रोजन है, एक में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज है, काइंड ऑफ एटम भी चेंज है। कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम पे डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, दो वर्ड आपने सुने होंगे बायो के अंदर। बच्चों बेसिकली वो अरेंजमेंट ऑफ द एटम के चेंज होने से उनकी प्लेन पोलराइज लाइट जो है एक को लेफ्ट पे रोटेट करती है, एक को राइट पे रोटेट करती है, उस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज को कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें लेकिन नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड ना करें, उन्हें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, मोलर वॉल्यूम है। पार्टिकल्स अगर सेम है तो ये प्रॉपर्टीज सेम है, जबकि पार्टिकल्स नेचर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, वो चाहे पार्टिकल एक के ग्लूकोज के हों, एक के सेक्रोज के हों, किसी के भी हों। इस तरह की चीज़ें हमारे पास जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों इसमें एवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं एवेपोरेशन। ये हमारे पास है जी। अगर मैं आपसे कहता हूं एवेपोरेशन क्या होता है तो एक तो याद रखें बच्चों, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। एक लिक्विड का खुद ब खुद वेपर में चेंज हो जाना उसे एवेपोरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ liquid into vapors is called
evaporation. Spontaneous change of liquid into vapor is called evaporation. एक लिक्विड का खुद ब खुद वेपर में चेंज हो जाना उसे एवेपोरेशन कहते हैं। बच्चों एक याद रखें, हमें इससे पता चला एवेपोरेशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर वो आपसे कभी मल्टीपल चॉइस पूछ ले ये एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है तो आप कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट, evaporation take place at all temperature. evaporation take place at all temperature. evaporation तमाम टेम्परेचर पे पॉसिबल है जी। थर्ड, evaporation is a cooling process. evaporation एक कूलिंग प्रोसेस कंसिडर होता है बच्चों। evaporation is a cooling process. ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है क्योंकि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल और हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेनेशन जहां हम बुक में पढ़ते हैं या नोट्स में पढ़ते हैं तो बच्चों वहां पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। व्हाई एवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है? तो बच्चों हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी एवेपोरेट एंड मॉलिक्यूल हैविंग लो काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, देयरफॉर इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमेना भी है, एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है बच्चों, इसलिए वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो एवेपोरेट हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है वो पीछे रह जाते हैं, इसलिए ये कूलिंग प्रोसेस है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, घरों में हम देखते हैं कि जितने भी मिट्टी के कंटेनर होते हैं, जैसे मिट्टी का एक घड़ा हमारे पास है, मिट्टी का कंटेनर है, उसमें पानी ठंडा हो जाता है। वजह क्या है? आपको पता है कि मिट्टी के कंटेनर में मिलियंस के लिहाज से पोर मौजूद हैं और उन पोर में से मुसलसल एवेपोरेशन हो रही है। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल उसके अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, हम स्विमिंग पूल से आते हैं बच्चों, हमारी बॉडी के ऊपर बारीक सी लेयर वाटर की मौजूद होती है। हम अगर फैन के नीचे खड़े हो जाएं हमें ठंडक सी फील होती है, या हमारी बॉडी के ऊपर स्वेट है यानी पसीना मौजूद है, अगर हम फैन के नीचे आते हैं खड़े होते हैं बच्चों तो हमें कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग महसूस होती है। या बॉडी स्प्रे हम बॉडी पे लगाते हैं तो बच्चों हमें कूलिंग प्रोसेस होता है। वजह क्या है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी से, और लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के ऊपर रह जाते हैं, इसलिए कूलिंग प्रोसेस है। तो बच्चों वो जब कहे कि वाई evaporation is a cooling process तो आप कहेंगे molecule having high kinetic energy evaporate and molecule having low kinetic energy are left behind, therefore overall kinetic energy of the molecule decreases, therefore it is a cooling process। ये एक कूलिंग प्रोसेस है। अब बच्चों ये किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो हम evaporation के फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग evaporation। तो हमारे पास evaporation किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों अटेंटिव होके बैठना है ताकि चीज समझ भी आए। एवेपोरेशन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है जी। इट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 सरफेस एरिया, नंबर 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस। अच्छा, बाज बुक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नेचर ऑफ लिक्विड भी लिखा जाता है। नेचर ऑफ लिक्विड इसी चीज को ही बोलते हैं। एक एक लाइन में हम जरा देखते हैं बच्चों। जो एवेपोरेशन है सबसे पहले हम उसको टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर से हम इसको कैसे रिलेट करें? आपने घरों में देखा होगा बच्चों, गर्मियों में कपड़े जल्दी खुश्क होते हैं और सर्दियों में कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते। क्या वजह है बच्चों? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, एवेपोरेशन ज़्यादा हो पानी एवेपोरेट हो जाएगा, कपड़ा खुश्क हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं, और या गर्मियों में पानी ज़्यादा उड़ता है, सर्दियों में पानी कम उड़ता है एक जगह से, इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
ये याद रखना है कि एवेपोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल दी बच्चों के, मैंने कहा कि गर्मियों में रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जबकि अगर हम सर्दियों में आते हैं, विंटर में आते हैं, तो बच्चों रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों, सरफेस एरिया के साथ भी रेट ऑफ एवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी एवेपोरेशन सरफेस एरिया के बढ़ने से बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं इसमें भी लिख सकता हूं कि हमारे पास जो एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ बच्चों, तो हम घरों में जब कपड़े डालते हैं तो ज़्यादा फैला के क्यों डालते हैं तार के ऊपर? इसलिए कपड़े फैलाए जाते हैं कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा और कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे। या कभी हम चाय पी रहे होते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो सासर होती है, यानी जिसको हम पेरेच बोलते हैं, उसके अंदर चाय डालें तो जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि प्याली के अंदर जो चाय है वो जल्दी ठंडी नहीं होती। वजह क्या है कि बच्चों, जो हमारे पास सासर है उसके अंदर बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, वो मॉलिक्यूल जल्दी उड़ जाते हैं, जिसके वजह से लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं, जिससे कूलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और चाय ठंडी हो जाती है। तो इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। थर्ड हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नेचर ऑफ लिक्विड भी लिखा जाता है, जैसे पोलर लिक्विड, नॉन पोलर लिक्विड। पोलर लिक्विड का रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होता है, नॉन पोलर लिक्विड का रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। एक याद रखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। एवेपोरेशन जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। एवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। जैसे मैं कहता हूँ एग्जांपल दें, आपने देखा होगा बच्चों कि अगर हम एक कंटेनर के अंदर पेट्रोल डाल दें और एक कंटेनर में वाटर डाल दें, पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा, वाटर जल्दी नहीं उड़ेगा। वजह क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पेट्रोल के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, एलडीएफ फोर्सेज हैं, क्योंकि पेट्रोल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसलिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा है, पेट्रोल जल्दी उड़ गया। वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग फोर्सेस हैं, रेट ऑफ एवेपोरेशन उसका कम हो गया। तो ये उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया।